you कब से? मैं इसलिए मैंने आपको कॉल Thank you किया so कि much. खाना Thank you, visit ही thank you, करना है। thank you so much. Thank you. कोई बात Okay, नहीं, okay. ओके। Assalamu alaikum, students. Are you able to hear me? Hello, 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 hello. Yes, I was basically mistakenly. I didn't click the basically live button, and I was online, but I think due to some problem, you were not able to hear me. I was supposed to be online actually. So every time when I come to basically online, I ask you students that you are able to hear me or listen me. Okay, okay. So you are able to hear me. So now coming to the lecture, basically, I was telling you that we have the test of proteins chapter which has been set for Thursday and timings have been mentioned on the portal. ठीक है, एक तो टेस्ट है तुम लोगों का। तो प्रीवियसली इसका मतलब है कि तुम लोग जो है वो मुझे नहीं सुन रहे थे बेसिकली। जी, तो सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट कि कल तुम लोग का टेस्ट है प्रोटीन्स का, ठीक है, from 2 p.m. to 3 p.m. 2 p.m. to 2:15 p.m. So this is the only 15 minutes test, and and this is the MCQ based test. Is it clear that this is the only 15-minute test and this is the MCQ based test? And I also mentioned that this test is very very easy because this is the first online based test, so that's why I have made it quite easier for you guys. But as far as the next test are concerned, so these tests will be MCQ based, plus there will be some SCQs which will be also including in the test. तो जी कल प्रोटीन्स का टेस्ट है और जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा उसमें आई थिंक कि तुम सबको टाइम टेबल टेस्ट का स्केड्यूल मिल गया होगा। तो जो नेक्स्ट वीक है उसमें वी आर सेटिंग द टेस्ट फॉर न्यूट्रिशन एज वेल। तो जो कमिंग ट्यूसडे होगा उसमें न्यूट्रिशन का टेस्ट होगा, डाइट थेरेपी इन लिवर डिजीजेस। और फिर कमिंग जो थर्सडे होगा उसमें फिर हम रखेंगे लिपिड्स का टेस्ट। ठीक है, तो आई विल शेयर द स्केड्यूल विद यू एज वेल, बट कल के लिए ये कंफर्म है कि देयर इज द प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, देयर इज अ शॉर्ट प्रोटीन टेस्ट व्हिच हैव बीन set for tomorrow, and all of you are advised to be online at the right time before the test, because test will be only available for the 15 minutes. तुम लोगों को सिर्फ 15 minutes के लिए ही टेस्ट अवेलेबल होगा, तो तुम लोग सब 2 बजे से पहले जो है मेक श्योर दैट यू गेट ऑनलाइन एंड फिनिश इट एट द राइट टाइम। जो जिन लोगों का भी कंसर्न है टेस्ट के लिहाज से, मैं दोबारा बता दूं कि दिस इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ द टेस्ट, जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द प्रोटीन चैप्टर, जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द प्रोटीन्स चैप्टर। अब जी हम आ जाए अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है डाइट थेरेपी इन मैटरनल nutrition in pregnancy and lactation we have started, and we have started the basically nutrients which are required during the pregnancy. We have started the nutrients which are required during the pregnancy, like calcium, like iron। ठीक है, and one thing is very clear कि हमने जो है जी इनको रिकमेंडेड डेली अलाउंस के लिहाज से ही लेना होता है। ठीक है, और स्पेशली इन प्रेगनेंसी वी शुड नॉट इंक्रीज द डोज। ठीक है, हमने अपनी डोज इसकी जो है ना वो नहीं इंक्रीज करनी। आरडीए जो है उसमें उसको आप फुलफिल करने की कोशिश करो फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, फ्रॉम द सप्लीमेंट्स। बट एज फार एज सप्लीमेंट्स आर कंसर्न, जैसे कैल्शियम है, जैसे आयरन है, तो इसमें अगर आपको 4 मिलीग्राम चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आयरन के बड़े फायदे हैं तो वी विल इंक्रीज इट टू 8 milligrams पर डे, because during pregnancy these medications can have the very bad effect on the growth of the fetus. So make this thing clear that we will not increase the recommended daily allowance which have been set already.
जी, अब 2-3 क्वेश्चंस हैं जी, एमसीक्यूज़ हैं बिल्कुल, कल एससीक्यू नहीं होंगे, ठीक है? सिर्फ एमसीक्यूज़ का टेस्ट है। ओनली देयर इज़ अ टेस्ट ऑफ एमसीक्यूज़। सेकंड थिंग इज़ कि जब तक तुम लोगों का जो है कोऑर्डिनेटर से कोई नई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, तो तुम लोगों के टेस्ट अभी तो होंगे, ठीक है? वो मैं तुम लोगों को बता दूँगी अभी, लेकिन हमारे टेस्ट सेशन जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो ये अब हर वीक, ठीक है ना, कम से कम जो है 1 मंथ तो ये होगा, ठीक है, कि हमारे पास 4 वीक्स हैं तो उसमें टेस्ट हों। अब ऐसा है कि जो कल का टेस्ट है वो मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि जो टुमारो टेस्ट व्हिच हैव बीन सेट फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, दिस इज ओनली एमसीक्यू बेस्ड एंड दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट टेस्ट एज फार एज प्रोटीन्स आर कंसर्न्ड। बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट, जिन्होंने भी लेक्चर्स अटेंड किए हैं या एक दफ़ा पढ़ा ही है, दे कैन इजीली डन विद द टेस्ट, इजीली वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम कल के टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट टेस्ट हैं वो मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है जी। बता भी दिया मैंने कि मंगल को न्यूट्रिशन का टेस्ट होगा, डाइट थेरेपी एंड लिवर डिजीजेस, और अगले थर्सडे, कल नहीं, अगले थर्सडे जो है वो लिपिड्स का टेस्ट होगा, क्योंकि कल तो प्रोटीन्स का है। अब जी कमिंग बैक टू द लेक्चर, दूसरी चीज़ ये कि ये जो इस लेक्चर में लास्ट में भी मैंने बताया था कि ये जो आयरन के लिए जो टेबल दिया हुआ है, वी विल नॉट डू दिस, ठीक है, एंड आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ठीक है, जिसमें कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों के रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, तो हम उससे करेंगे। अब जी हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक फॉलिक एसिड, folic acid is one of the very important nutrient which has been required during the pregnancy, ठीक है, तो during pregnancy maternal blood formation increases, thus folic acid requirement also increases। इसके अलावा फ़ायदा क्या है जी folic acid का, कि it prevents the neural tube defects during pregnancy and it also improves the birth weight of the fetus, ठीक है, जो ब्रेन के न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स होते हैं उसको प्रिवेंट करता है फॉलिक एसिड। और इसके अलावा जो बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, ठीक है, लो बर्थ वेट होता है, उसको बचाता है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ऑलरेडी क्योंकि मैटरनल ब्लड फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है तो जाहिर है हमें फॉलिक एसिड लाजमी चाहिए, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से बचाता है। इसके अलावा जो है जी वो बर्थ वेट से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं उससे भी प्रिवेंट करता है। तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ द फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो आजकल जो प्रेगनेंसी के अलावा भी जो एडल्ट्स हैं उन सब के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक जिंक, ठीक है जी। तो जिंक का जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है दैट इज 12 मिलीग्राम्स पर डे, तो हमने इतना लाजमी अपनी डाइट में इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम इसके साथ साथ नेचुरल सोर्सेज तो ले ही रहे हैं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक, जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है, ठीक है, वेरी क्रिटिकल, उसमें हम अप डाउन हम अपनी सिर्फ डाइट पे रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइक और डिसलाइक, अगर किसी की पसंद ऐसी है कि ऐसे जैसे गोश्त नहीं पसंद, ठीक है, मीट नहीं पसंद, फिश नहीं पसंद, तो हम तो प्रोटीन्स को लूज कर देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम तो फॉलिक एसिड को जो है वो नहीं लेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स जो है वो एडिशनली जो है दे हैव बीन एडेड, कि जो बर्थ इफेक्ट्स हैं उनसे आप प्रिवेंट कर सको प्रेग्नेंट मदर को। अब जी जो जिंक है जी, जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंक, और प्लस इट हैज़ द वेरी पॉजिटिव रोल इन द रिप्रोडक्शन। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी जिंक का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में क्या किस चीज़ से आपको बचाएगी, ठीक है, तो जो मेल फॉर्मेशन हो जाती हैं या जो एबनॉर्मलिटीज़ या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बिकॉज ये डीएनए आरएनए की सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हेल्प कर रही हैं। तो अगर तुम लोग जिंक के सप्लीमेंट्स नहीं लोगे तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रेग्नेंट वुमेन बैडली, बिकॉज जिंक का मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा रोल है, डीएनए आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है, और जिंक डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
can cause the poor pregnancy outcomes and abnormal deliveries including the congenital malformations, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह होता है, ठीक है, या congenital birth defects होते हैं, वो कॉज हो सकते हैं if the female is deficient in the जिंक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जिंक की रिक्वायरमेंट 12 मिलीग्राम पर डे है और ये हमने लाजमी फुलफिल करनी। दैट इज अ मिनरल, मोस्ट प्रोबेबली मिनरल्स जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह में ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर हम पर्सनल लाइक और डिसलाइक की वजह से इसको स्किप भी कर जाते हैं तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं प्रेगनेंसी में कि आपकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है जो प्रेग्नेंट फीमेल की वो कम अज कम जो है जी वो पूरी हो सके। इसके बाद है जी आयोडीन। आयोडीन डायरेक्टली रिलेटेड है थायराइड के साथ। तो जी आयोडीन का भी बहुत ज्यादा रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज द स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट्स एंड डिक्रीज फीचल ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप आयोडीन जो है वो हम नहीं लेते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये स्टिल बर्थ कॉज कर सकती है, ठीक है, मीन्स डेड फीटस, ठीक है, स्टिल बर्थ, बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है। इसके अलावा डिक्रीज्ड फीटल ब्रेन डेवलपमेंट बिकॉज आपका जो आईक्यू लेवल है दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मैंने शायद हार्मोन्स जब पढ़ाए थे तब भी बताया था जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट या ब्रेन की ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करता। तो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली आपकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए, आपकी आईक्यू की ग्रोथ के लिए, ठीक है, आईक्यू लेवल को एनहांस करने के लिए, वो हार्मोन है थायरॉक्सिन, ठीक है। सो थायरॉक्सिन इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आईक्यू लेवल। और हम सबको पता है जो थायरॉक्सिन है हार्मोन उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन जो है जी वो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसको भी इंक्लूड करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा वाइटामिन्स, वाइटामिन्स का भी जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है, फैट सोलबल वाइटामिन्स और वाटर सोलबल वाइटामिन्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमने जो फैट सोलबल वाइटामिन्स हैं उसके आरडीए को ज़रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वाइटामिन्स जो हैं उसमें फैट सोलबल जो वाइटामिन्स हैं वी कैन नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ द फैट सोलबल वाइटामिन्स मोर देन द रिकमेंडेड डेली अलाउंस। जितना आरडीए है फैट सोलबल वाइटामिन्स का उससे ज़्यादा जो है हम इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम आरडीए उससे ज़्यादा इंक्रीज कर ही नहीं सकते बिकॉज वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। सो दिस इज द रीजन कि हमने फैट सोलबल वाइटामिन उतने ले सकते। विटामिन ए है, विटामिन ए जैसे हम कहते हैं आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, रिप्रोडक्शन में मिले, ऐसा नहीं है कि हमने अब इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेने हैं क्योंकि आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो आपने सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं लेने। विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम चाहिए सिर्फ। माइक्रोग्राम इज द वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ द विटामिन विच हैज़ बीन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बहुत ही कम अमाउंट, ठीक है। It is लिखा भी हुआ कि it is needed in the very small amount to protect the fetus from the immune system problems, blindness, infections and death, ठीक है। तो this is the basically very minute amount basically which has been required। इसको हमने ज़्यादा नहीं करेंगे हम। इसके अलावा जी विटामिन डी है 5 माइक्रोग्राम्स पर डे, ठीक है। फीटल की बोन्स की डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स और सनलाइट इन सब से भी ये ले सकते हो, चीज़ वगैरह से, बटर वगैरह से, ठीक है। मदर कैन टेक, लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है, जो है फूड क्रेविंग्स बड़ी होती हैं, तो इस वजह से हमने साथ में सप्लीमेंट्स रखे हैं कि कम से कम आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मदर की जो है ना वो पूरी हो सके। So the vitamin D is required for the formation of bones, ठीक है। A is required for the for strengthening of your immune system, ठीक है, कि immune system जो fetus का है ना वो strong हो जाए, इस वजह से हमने उसको विटामिन ए देना है। प्लस ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए विटामिन ए देना है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ए देना है, और डी हमने फीटल की बोन्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देना है।
Vitamin K is required for the normal coagulation of the blood and prevents the newborn infants hemorrhages, ठीक है, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में कोई हेमरेजेस ना हो सके, ठीक है, तो इस वजह से हमने, और नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन के लिए हमने विटामिन के फिर फीमेल को भी प्रिस्क्राइब करना है, और इसकी भी अमाउंट बहुत थोड़ी है, लाइक 1.2 माइक्रोग्राम्स पर डे। ए, डी, ई और के, ठीक है, सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, इसलिए बड़ी इसकी अमाउंट जो है ना वो बहुत थोड़ी सी है, विच हैज़ बिन रिक्वायर्ड। अब जो विटामिन B12 है विच इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन, और अगर याद हो तो इसको एंटी एनीमिक फैक्टर भी कहते हैं, विटामिन B12, ठीक है, एनीमिया से ये बेसिकली बचाता है, ठीक है, एनीमिया से ये बचाता है हमें। तो विटामिन B12 जो है 1.2 माइक्रोग्राम्स पर डे हमें चाहिए है, और ये सप्लीमेंटेशन बेसिकली हेल्प किस में करेगी? Vitamin B12 supplementation during pregnancy helps in brain and nervous system development of the fetus. Vitamin C 60 milligram per day, it increases the iron absorption and also helps in the fetal growth. Deficiency of vitamin C increases the chances of the preterm delivery. अब जो विटामिन सी है देखो, ये सबसे पहले तो हमने ये कहा कि आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, लेकिन आयरन अगर तुम खाते रहोगे और साथ में विटामिन सी नहीं लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, विटामिन सी इज़ हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिक्वायर्ड। आयरन आपकी बॉडी में वैसे ही पड़ा रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फीसेस, इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, बॉडी से बाहर निकल आएगा अगर हम विटामिन सी साथ में नहीं लेंगे। तो जब भी आपने आयरन का कोई सप्लीमेंट लेना है, सुबह आप आयरन की टैबलेट ले रहे हो तो शाम में विटामिन सी की लाजमी दो, क्योंकि आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हमने विटामिन सी लाजमी लेना है, ठीक है। तो विटामिन सी इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन एंड प्लस फॉर द फीटल ग्रोथ। और इसकी डेफिशिएंसी से प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, लाइक टाइम से पहले डिलीवरी, ठीक है। तो और टाइम मैंने लास्ट उसमें भी बताया था लेक्चर में कि टाइम जो 9 मंथ्स या 38 वीक्स जो हैं वो पूरा करना इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो फीटस की ग्रोथ इनसाइड द बॉडी हो सकती है बाहर आके नहीं होगी, ठीक है, उसमें जो है वो फिर वीकनेस वगैरह या कोई डेफिशिएंसी रह जाएगी। सो दिस इज़ वाई कि हमने फ़ौरन से जो है ना वो उसको, ऐसा नहीं है, हमने जो है जी जितने आपके ये सप्लीमेंट्स वगैरह हैं ये हमने लाजमी लेने हैं। अलीज़ा, Vitamin B6, it is required for the normal fetal development and positive pregnancy outcomes. Vitamin B1 बहुत कम अमाउंट में चाहिए, 0.25 मिलीग्राम पर डे। B2, B3, ठीक है। तो ये सारे विटामिन जो हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीजेज हो रही है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो रही है, तो दैट्स वाई हमने इन विटामिन की भी जो अमाउंट है वो इंक्रीज करनी है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। B1, B2, B3, ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी भी तो हम इंक्रीज कर रहे हैं ना मदर की, तो हमने साथ में ये विटामिन भी इंक्रीज कर रहे हैं, और इनका बड़ा पॉजिटिव रोल है फॉर द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ द फीटल एबनॉर्मलिटीज, फीटल डिफेक्ट्स। जी B12 जो है वो आरबीसी की भी सिंथेसिस, फॉलिक एसिड भी रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, विटामिन B12 भी कर रहा है और आयरन भी कर रहा है, ठीक है। सारे मिलके जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और हमें जो है ना वो बर्थ डिफेक्ट से भी बचाते हैं विटामिन, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स द मदर फ्रॉम द प्री टर्म लेबर एंड द प्री टर्म डिलीवरी, टाइम से पहले की जो डिलीवरी है उससे प्रिवेंट करता है। इसके अलावा है जी अब अदर कंसिडरेशंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे मैं बात करी थी कि प्रेगनेंसी में देयर आर सर्टेन कंसिडरेशंस, ठीक है, कि हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली अवॉइड करनी है। विटामिन तो बता दिया कि आपने लेने हैं, कैल्शियम आपने लेना है, ठीक है, मिनरल्स आपने लेने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट, ठीक है। सो डाइट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं लेनी है बेसिकली खाने में मदर को, जो नहीं लेनी चाहिए? कैफीन, एक तो पहले ही देखो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स भी है प्रेगनेंसी का, दैट इज़ नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग की वजह से तो ऑलरेडी जो है ना वो फूड बहुत ज़्यादा अवॉइड हो जाता है,
जब नोजिया वॉमिटिंग होगी तो आप खाना कैसे खा सकते हो? तो ऑलरेडी ऑलरेडी जो है ना वो ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा कुछ फीमेल सर्टन नहीं ले सकती। तो इसमें हमने अगर लेनी है जो चीज़ें, उनमें ऐसी चीज़ें चूज़ करनी है विच आर हाईली न्यूट्रिशियस, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बिल्कुल जंक फूड से पेट वगैरह नहीं भरना। तो कौन कौन सी चीज़ें जी आप नहीं लेनी प्रेगनेंसी में? उसमें सबसे पहले कैफीन है, ठीक है। तो हमने हाई कैफिनेटेड बेवरेजेस, हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो है हमने नहीं कंज्यूम करनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, because it can cross the placenta and enter the fetal circulation and increases the risk of miscarriages, premature deliveries and small for date infants। तो जी कॉफ़ी हमने बिल्कुल अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है और फीटल सर्कुलेशन में एंटर होके मिस कैरेजेस का रिस्क बढ़ा देती है, ठीक है। प्री मेच्योर डिलीवरीज का भी रिस्क बढ़ा सकती है, ठीक है। और इन्फेंट्स का जो है जी वो स्मॉल फॉर डेड इन्फेंट्स जो है ये सेंटेंस बेसिकली सही नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल हमने कैफीन जो है वो किसी भी चीज़ में, कॉफ़ी में जैसे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कैफीन तुम लोग को पता है कि बेवरेजेस जो हम यूज़ करते हैं इनमें भी होती है, ठीक है। तो हमने जो है इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आप अवॉइड ही करो तो दैट इज़ गुड। इसके अलावा स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग इज़ डेफिनेटली इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। During pregnancy, smoking results in placental abnormalities and fetal damage, including the prematurity and low birth weights. Smoking impairs the oxygen and nutrient transport through the placenta due to the reduced blood flow। अब देखो स्मोकिंग के भी ढेर सारे साइड इफेक्ट्स हैं कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर स्मोक कर रही है तो फीटल एबनॉर्मेलिटीज, फीटल डैमेज होने के, प्री मेच्योर बर्थ होने के चांसेस, लो बर्थ वेट, फीटस होने के चांसेस कि बच्चे का वजन कम है, ठीक है, फीटल डैमेज हो गया या प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज आ गई। अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इफ प्लेसेंटा गेट सेपरेटेड तो स्टिल बर्थ हो जाएगी। जाहिर है बच्चे का तो सारा न्यूट्रिएंट जो बच्चे को मिल रही हैं, जो खुराक मिल रही है, वो तो प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही है। सो अगर किसी भी वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अगर हाइपरटेंशन की वजह से प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है तो इसका मतलब है फीटस इज नो मोर। तो इस वजह से हमने जी कैफीन भी प्रिवेंट कर रहे हैं हम प्रेगनेंसी में, हम स्मोकिंग भी प्रिवेंट कर रहे हैं प्रेगनेंसी में। इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी डिक्रीज कर देगी। माँ से बच्चे को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट हो रही है, स्मोकिंग ऑल्सो इम्पेयर्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लेसेंटा ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो इस वजह से हमने कैफीन भी प्रिवेंट करना है, स्मोकिंग को भी प्रिवेंट करना है, और बाकी भी जो ड्रग्स हैं जो इवन होम्योपैथिक भी हैं उसको भी हमने प्रिवेंट करना है। तो जी अल्कोहल को भी हम प्रिवेंट करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या बात है? So, alcohol during pregnancy, alcohol consumption causes the low birth weight infants and growth retardation, fetal impaired central and nervous system performance, including the growth retardation। तो अल्कोहल इज ऑल्सो डेफिनेटली, अल्कोहल तो सबके लिए ही बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस वजह से हमने प्रेगनेंसी में भी अल्कोहल कंजप्शन हमने बिल्कुल कम करनी है, रिड्यूस करनी है। Alcohol consumption causes the low birth weight infants and growth retardation, fetal impaired central and nervous system performance, including the growth retardation। तो इस वजह से हमने लो बर्थ वेट इन्फेंट्स के रीज़न है, ग्रोथ रिटार्डेशन का रीज़न है, तो इस वजह से जी हमने अल्कोहल कंजप्शन जो है डेफिनेटली इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अल्कोहल और इसके अलावा जितने भी ड्रग्स हैं, इवन समटाइम्स तो हर्बल जो सप्लीमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Drugs during pregnancy, drugs consumption lead to poor parental weightage gain, very short or prolonged labor, operative delivery and other perinatal problems। तो जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो, हमने जो है ना उन ड्रग्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ड्रग्स की वजह से जो है ना
पुअर पेरेंटल वेट गेन, एक तो मदर ड्रग्स लेगी तो माँ का अपना वजन नहीं बढ़ेगा, अपना नहीं अगर वेट गेन कर रही तो बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो लेबर का टाइम पीरियड है वो बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते जाएंगे और हम सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने कैफीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इवन हर्बल सप्लीमेंट्स, आई एम टेलिंग यू, सारी चीज़ें हमने जो है ना, मेडिकेशन जितनी है वो हमने वैसे कम से कम यूज़ करनी है। और जो है ना, इन सारी चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा स्ट्रेस इज ऑल्सो द फैक्टर विच शुड बी avoided during pregnancy. It has a very bad effect on the development of the fetus during pregnancy. तो स्ट्रेस एक फैक्टर है जिसको हमने लाजमी प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डाइट एंड द फीडिंग पैटर्न to meet the increased nutrients during need during pregnancy, mother should increase her feeding, ठीक है। Pregnant women should consume 5 to 6 meals a day and snacks in between the main meals. अब देखो, जब हम बार बार बात करते हैं कि आप मदर का वेट जो है वो 10 से 12 किलो लाजमी इंक्रीज होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका मतलब ये है कि अपनी उसको डाइट भी इंक्रीज करनी चाहिए ना। पहले अगर वो दिन में 2 दफा खा रही है तो अब उसको 5 दफा खाना है, पहले 3 दफा खा रही थी, अब 6 दफा खाना है। तो जो मील्स हैं उस दैट शुड बी इंक्रीज, ठीक है। और जो गैप्स होता है बिटवीन द मील्स दैट शुड आल्सो डिक्रीज, कम होना चाहिए। पहले आप सुबह दोपहर शाम खाते हो, अब आपको सुबह भी खाना है, फिर दोपहर से पहले भी खाना है, फिर आपको शाम में भी खाना है, रात से पहले भी थोड़ा सा लेना है। तो हमें जो है ना वो डेफिनेटली अगर वो अपने मील्स इंक्रीज करेगी तो कैलोरीज इंक्रीज होंगी। तो मदर के लिए टू मीट द न्यूट्रिएंट नीड, उसकी जो है फीडिंग जो है उसको, यानी कि अपनी जो डाइट है वो इंक्रीज करनी है। और 5 to 6 मील्स उसने लेने हैं। फिर मील्स के दरमियान में कुछ स्नैक्स वगैरह, हेल्दी स्नैक्स जो है वो ले सकती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह वो ले सकती है, जूसेस ले सकती है, फ्रूट्स ले सकती है, कुछ भी चीज़ें उसको मना नहीं है, ठीक है। शी कैन टेक व्हाटएवर शी वांट, बट ये है कि दैट थिंग्स शुड बी न्यूट्रिएंट इनफ। न्यूट्रिएंट रिच फूड स्पेशली आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, DHA रिच फूड्स, ठीक है, शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये जो DHA है ये बेसिकली आपके जो हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, उसका नाम है बेसिकली। तो न्यूट्रिएंट रिच फूड, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, कैल्शियम जो आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, तो हमने सारी चीज़ें जो हैं वो डाइट में लाजमी लेनी है। इम्पॉर्टेंस अच्छा, ये जो सारी चीज़ें डाइट में लेनी है, इसके अलावा जो है ना वो इसमें वाटर इनटेक जो है दैट शुड आल्सो बी इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। पानी का इनटेक जो है वो भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। वो भी हमने जो, क्योंकि बेस्ट सॉल्वेंट है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखेगा, तो इस वजह से वाटर इनटेक भी लाजमी इंक्रीज करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड। इसके अलावा जी जो है वो, अब लैक्टेशन में क्या इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिएंट्स की, देखो जैसे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह से प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन में भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लैक्टेशन से पहले एक चीज़ ये है, कुछ चीज़ें जो शायद इन स्लाइड्स में भी मिसिंग है, आई वांट टू डिस्कस विद यू, कि सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे का वेट है दैट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। जो बेबी का वेट है दैट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर, वो बेस्ट इंडिकेटर है कि आइदर आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो सक्सेसफुल रही है कि नहीं रही, ठीक है। तो जो वेट है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि कितना वेट होना चाहिए, तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। जो बेबी का वेट है, जो आइडियल जो वेट है दैट इज लाइक 7 to 8 पाउंड्स, ठीक है। अगर 7-8 पाउंड्स बेबी का वेट है, इसका मतलब है द प्रेगनेंसी इज सक्सेसफुल। अगर ये जो वेट है ये 5 पाउंड से 5.5 पाउंड से कम होता है, ठीक है, इफ इट इज बिलो द 5.5 पाउंड्स, इसका मतलब है कि ये अंडर वेट बेबी है, दिस इज नॉट द हेल्दी बेबी। और अगर ये 9 पाउंड से ज़्यादा है तो ये ओवरवेट है, वो फिर डिलीवरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। इस वजह से हमने कोशिश यही करनी है कि आइडियल जो है 7 to 8 पाउंड्स तक आइडियल वेट है और इतना ही हो।
अगर 9-10 पाउंड से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा और फिर डेफिनेटली सी सेक्शन की तरफ मदर को जाना पड़ेगा। तो हेल्दी वेट जो है वो आपका 7-8 पाउंड इज आइडियल। अगर 5.5 से कम है, if the birth weight is of the baby is below the 5.5 pounds, it means this he or she is the underweight baby। दूसरे और फिर ज़ाहिर है कुछ बच्चों को इनक्यूबेटर की भी ज़रूरत होती है, कुछ को जो है ना स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है, तो इस वजह से जितना उसका हेल्दी होगा बच्चा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं कह रही हूँ जो ओवर हेल्दी वाली कहानी है वो भी नहीं होनी चाहिए। वो डिलीवरी उसका और तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो डिलीवरी को बहुत ज़्यादा, नॉर्मल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और फिर जो है ना सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, ऑपरेटिव बेसिक सर्जरी तो नहीं लेकिन ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है। तो जी अब इसके अलावा 1-2 चीज़ें और थी कि अगर तो मदर्स की जो एज है कम या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उसका क्या इफेक्ट है बेसिकली प्रेगनेंसी पे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द मदर्स एज ऑन द प्रेगनेंसी, मदर की जो एज है उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर तो मदर की जो एज है इफ दैट इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, अगर टीन एज है और टीन एज से भी कम है, ठीक है, कुछ लोग जैसे पहले 14 ईयर्स में भी शादी कर देते हैं, आजकल भी 15-16, ठीक है, तो उसका क्या नुकसान होगा। और इफ द मदर एज इज मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज या 40 ईयर्स से ज़्यादा है अगर माँ की उम्र, तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा। कोई इफेक्ट है एज का प्रेगनेंसी पे कि मदर की जो एज है अगर कम या ज़्यादा है तो क्या ये कोई इफेक्ट कॉज करेगी। Yes, definitely it has the effect on the pregnancy। अगर तो मदर की जो एज टीन एज है तो उसमें ये होता है कि अगर मदर एज टीन एज से कम है या टीन एज है तो उसको एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस उसमें स्टिल बर्थ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बच्चे की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर माँ की उम्र जो है वो टीन एज में है या टीन एज से भी, अगर वो टीन एज में है, ठीक है, 14, 15, 16, 18 तक अगर है तो मदर में एनीमिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे माँ की डेथ के चांसेस नहीं होते हैं। बच्चे की डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इफ़ शी इज़ द टीन एज प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। और अगर मदर्स एज जो है वो 35 से अबव है तो मेक दिस क्लियर के अबव 35 जो है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और स्पेशली कंजेनिटल डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इफ़ द मदर एज इज़ मोर देन 35। और जैसे जैसे इंक्रीज करेगी 40, 42, 45 तो जाहिर है कि वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आइडली जो है वो लेस देन 35 जो है 20 to 35 वाला जो टाइम पीरियड है आइडली दैट इज द गुड, ठीक है, और मोस्ट आइडली 25 से 35 या 20 to 35 दैट इज द आइडियल पीरियड फॉर द प्रेगनेंसी। तो 35 से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट अबाउट 35, दे कैन गेट, बट द थिंग इज देयर कैन बी द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एज द एज प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल, वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, एनीमिया मैंने बताया बहुत ज़्यादा होगा अगर अंडर एज है, अगर ओवर एज है तो माँ की डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, अगर अंडर एज है तो बच्चे की डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर ओवर एज है तो मदर डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और कंजेनिटल डिफेक्ट्स लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह के चांसेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इफ द मदर एज इज़ अबव द 35 ईयर्स, ठीक है। तो आइडली जो भी प्लान्स वगैरह होते हैं वो उसको 35 से पहले कर लें तो दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि हर 35 से अबव मदर को होगा, समटाइम्स किसी को कुछ भी नहीं होता टिल 40 से बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट मेडिकल में आइडली बिलो 35 जो है वो दैट इज़ द आइडियल एज टू गेट प्रेग्नेंट। इसके अलावा 1-2 और चीज़ें जो हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन भी हो जाता है जी, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ भी हो जाती है, तो इनका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ऑन द हेल्थ ऑफ द फीटस।
एक तो मैंने बताया कि मदर्स एज का इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा, आई एम गोइंग टू टेल यू कि इफ सम फीमेल इज प्रेग्नेंट एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम द गेस्टेशनल डायबिटीज एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशन का लफ्ज जहाँ पे आएगा वो उसका मतलब ये है टेम्परेरी, यानी कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको डायबिटीज हो गई है, पहले से वो डायबिटिक नहीं थी, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान वो हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरटेंसिव हो गई है, उसको ब्लड प्रेशर हो गया, पहले से नहीं था, तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये खुद ब खुद रिजॉल्व कर सकती हैं आफ्टर डिलीवरी, और इनकी मेडिकेशन लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसी के, लेकिन आपको सिर्फ वैसे ही डाइट से अगर कंट्रोल कर लो तो दैट इज़ वेरी गुड। जी निम्रा 40 से अगर एज ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़ाहिर है रिप्रोडक्शन के चांसेस या कंसीव करने के चांसेस भी तो कम हो जाते हैं बेसिकली फीमेल के ना। 40 से ज़्यादा एज हो जाए तो फीमेल कैन कंसीव, ठीक है, मीनोपाज से पहले पहले वो कंसीव कर सकती है, लेकिन जाहिर है चांस कम हो जाएगा। तो ज़्यादा आइडियली तो ये है कि गेट मैरिड एट द राइट एज, एंड कोई आपको प्लानिंग ऐसा नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में, until and unless at least you have one baby, ठीक है। उसके बाद अगर आप सोचना चाहो तो कर सकते हो। तो उसमें भी ये है कि दैट शुडंट बी डिलेड, कि एक के बाद आप ऐसी प्लानिंग कर लो कि बिल्कुल ही जो है ना वो आप 35 और इस तरह की एज क्रॉस कर जाओ, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन होनी हो तो 25 में भी हो सकती है, 30 में भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएंगे अगर एज जो है ना वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो जी अब अगर तो मदर को, क्योंकि ये चीज़ें इसमें नहीं थी एक दो, और वो सुन लो कि अगर तो मदर को डायबिटीज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे का जो वज़न है वो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा होता जाएगा, माँ का वज़न कम होता जाएगा डायबिटीज़ में, बेबी का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा और वो नॉर्मल डिलीवरी को मुश्किल बना देगा और फिर सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये नुकसान है गेस्टेशनल डायबिटीज़ का, ठीक है, कि माँ का वज़न कम हो जाएगा, डायबिटीज़ की वजह से बच्चे का वज़न बढ़ता जाएगा, लार्ज साइज बेबीज़ हो सकते हैं। अलीजा जस्ट गो इनसाइड, ठीक है। तो लार्ज साइज जो बेबी है दैट इज द रिजल्ट ऑफ द गेस्टेशनल डायबिटीज, और मदर का वेट जो है वो कम हो जाएगा। और एज फार एज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज कंसर्न्ड, तो हाइपरटेंशन में क्या होगा कि जो बच्चे का वजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो बेबीज वेट है दैट विल रिड्यूस्ड इफ द मदर इज हाइपरटेंसिव, ठीक है। अगर माँ को ब्लड प्रेशर है तो बच्चे का जो वजन है वो कम होगा। ये नेचुरली साइड इफेक्ट्स हैं गेस्टेशनल डायबिटीज के और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के। सिर्फ 5 मिनट की जी हमने ब्रेक करनी है, ठीक है, एंड विल बी बैक शॉर्टली, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट्स की ब्रेक, क्योंकि हम यही स्लाइड रहेगी और हम इसको फिर लैक्टेशन में, इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है लैक्टेशन में, ये अभी हम करते हैं, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी भी हाइपरटेंशन होगी, फिर वुमेन को ये रिकवर कर लेगी फीमेल। आफ्टर डिलीवरी अगर हाइपरटेंशन है या अगर पहले से है उसको हाइपरटेंशन, तो वो उसको अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि पहले से ना मदर हाइपरटेंसिव है ना ही उसको शुगर थी पहले, सिर्फ जब प्रेग्नेंट हुई है तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं उसको, तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस की फिर दवाई लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, फिर उसको डाइट से ही कंट्रोल कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। तो अब 5 मिनट की हम ब्रेक करते हैं और बाद में आके लैक्टेशन को हम पढ़ते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स वी आर बैक टू द डाइट थेरेपी इन प्रेगनेंसी एंड न्यूट्रिशन एंड लैक्टेशन। अब देखो जैसे ये तुम सबको याद है कि कितनी किलो कैलोरीज चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सबको याद है कि नहीं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी जो है वो एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज चाहिए। आई हैव टोल्ड यू ना कि इतनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाउ मेनी extra kilocalories are required during pregnancy? Anyone remembers or not? कितनी चाहिए जी during pregnancy? Extra kilocalories per day which has been required during pregnancy. So this is 300 kilocalories which is required per day during pregnancy. ठीक है, तो एक दिन में आपको जितना भी खाना है प्रेगनेंसी में आपको उससे 300 किलो कैलोरीज ज्यादा लेनी है। ठीक है, अब लैक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिलीवरी के बाद जो मदर ने बेबी को फीड करवाना है उस माँ की डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो लैक्टेशन में डाइट क्या होनी चाहिए? सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि प्रेगनेंसी में तो सारे जो है ना वो मदर का बड़ा ख्याल करेंगे, बट एज सून एज द बेबी हैज बीन डिलीवर्ड और जो लैक्टेशन का टाइम होता है उसमें मदर भी अपनी डाइट को छोड़ देती है, घर वाले भी उसका ख्याल रखना। हालांकि हालांकि आई एम टेलिंग यू दैट ड्यूरिंग लैक्टेशन आपको प्रेगनेंसी से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपको ज्यादा किलो कैलोरीज चाहिए, आपको ज्यादा बेहतर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, आपको ज्यादा जो है वो अच्छी डाइट चाहिए ड्यूरिंग द लैक्टेशन। जो लैक्टेशन का टाइम पीरियड है दैट इज आल्सो द वेरी क्रिटिकल टाइम पीरियड एंड इट सफर्स लाइक अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो मदर हेल्थ विल जो है डेफिनेटली सफर। तो ये हमने जो जी लैक्टेशन की जो किलो कैलोरीज है ना उसको उस वो कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में 300 किलो कैलोरीज चाहिए और लैक्टेशन में 600 किलो कैलोरीज, डबल देन प्रेगनेंसी जो है दैट हैज बीन रिकमेंडेड। 550 किलो कैलोरीज आर आइडली 5 पूरी रेंज है कि 550 से 650। तो एवरेज आप ये कह सकते हो कि 600 किलो कैलोरीज जो हैं दे आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। 600 किलो कैलोरीज, कुछ बुक्स में ये 550 से 650 लिखा हुआ है, कुछ में सिर्फ 550 लिखा हुआ है। ठीक है, बट दिस इज अ रेंज 550 to 650 किलो कैलोरीज आर रिकमेंडेड आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन। तो देखो लैक्टेशन में भी प्रेगनेंसी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज जो मदर्स मिल्क है डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्शन है वो हो रही है और बच्चा टोटली 6 मंथ्स और 2 साल तक मदर्स मिल्क पे, जाहिर है 6 मंथ्स तो टोटली मदर्स मिल्क पे रिलाई कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी भी नीड बढ़ती है बच्चे की तो मदर को भी अगर वो कैलोरी ज्यादा इंक्रीज करेगी तो फीड करा सकेगी। ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन हो सकेगी, वो डाइट अच्छी लेगी, न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेगी तो खुद भी सही रह सकेगी। तो लैक्टेशन का जो टाइम है दैट इज आल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम और मदर की हेल्थ के लिहाज से कि एक तो अभी उसकी जो है वो ब्लड का लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी उसकी जो है डेफिनेटली डिलीवरी के टाइम पीरियड से गुजरी है तो उसके फौरन बाद ही लैक्टेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें उसकी अपनी हेल्थ बड़ी कॉम्प्रोमाइज कर जाती है मदर की। तो इस वजह से लैक्टेशन में जो किलो कैलोरीज हैं डेली कम अज कम उसको 550 से 650 यानी कि 550 से 650 किलो कैलोरीज उसको ज्यादा लेनी है। अगर 2000 पहले ले रही थी तो अब उसको 2600 लेनी है। 2200 अगर किलो कैलोरीज है मदर की तो अब उसको उसमें तुम लोग 600 ऐड कर दो तो यानी कि 2800 किलो कैलोरीज उसको लाजमी लेनी है ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, और ये जो 28 लेनी है ना इसमें भी ऐसा है कि कैल्शियम इंक्रीज करना है, कैल्शियम तो लाजमी इंक्रीज करना है बिकॉज उसने मदर ने मिल्क ही फीड करवाना है। तो उसका अगर वो नहीं लेगी कैल्शियम तो अब उसका जो अपना बॉडी का कैल्शियम है वो सारा लूज कर जाएगा, सारा वो लॉस कर देगी अगर उसने अब कैल्शियम प्रॉपर नहीं लिया तो उसकी बोन्स से कैल्शियम निकल के जो है ना वो बच्चे को जा रहा होगा। तो इस वजह से डिलीवरी में ये लैक्टेशन में जो है ना कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंटेशन ऑफ द कैल्शियम, सप्लीमेंटेशन ऑफ द आयरन बिकॉज ब्लीडिंग से उसका लॉस हो रहा है डिलीवरी के बाद, तो सप्लीमेंटेशन ऑफ द आयरन, सप्लीमेंटेशन ऑफ द कैल्शियम विल बी
recommended and will be continued during the lactation, ये lactation में भी continue रहेंगे, ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्स जो हैं वो लाजमी वो लेगी कैल्शियम के और आयरन के सप्लीमेंट्स, ठीक है, ड्यूरिंग द लैक्टेशन। और इसके अलावा जो है ना, मैंने तुम लोगों को बताया कि डाइट जो कैलोरीज जो 600 ले रही है वो भी उसने, और मिल्क लाजमी है, ठीक है, 2 to 3 ग्लास ऑफ द मिल्क इज रिकमेंडेड डेली फॉर द लैक्टेटिंग फीमेल्स, के 2 से 3 ग्लास मिल्क उसने लाजमी लेना है। और वाटर इनटेक शुड बी हाईली इंक्रीज ड्यूरिंग द लैक्टेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने चाहिए, बिकॉज याद रखो कि मदर मिल्क का 90% वाटर है, ठीक है, उसमें 90% वाटर है। तो अगर वो वाटर इनटेक कम कर देगी तो डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन पे लाजमी असर होगा। अच्छा, अब जो मिल्क की प्रोडक्शन है, जैसे ही फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिव होने लग जाता है। क्योंकि देखो ड्यूरिंग 9 मंथ्स तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव रहते हैं ना, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। तो एज सून एज द बेबी इज डिलीवर्ड तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी फौरन से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम हो जाएंगे और प्रोलैक्टिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे इन द फीमेल्स बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। और मैंने तुम लोगों को बताया कि वाटर इनटेक इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज मदर्स मिल्क का 90% वाटर है, पानी वो ज़्यादा पिएगी तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसके अलावा डाइट अच्छी लेगी तो बच्चे को कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, विटामिन सब मिलते रहेंगे। वो डाइट अच्छी नहीं लेगी तो क्या होगा कि अपनी उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाएगी और डेफिनेटली वो फिर बच्चे की जो है फीड वो भी सफ़र करेगी, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं करवा सकेगी और आपको जो है वो फिर अल्टरनेटिव जो ये पाउडर मिल्क है उस पर जाना पड़ता है। तो जी ड्यूरिंग लैक्टेशन एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड एज इन्फेंट डिराइव्स ऑल इज न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स मिल्क, के बच्चा टोटली माँ पर रिलाई कर रहा है, तो इस वजह से माँ की न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो बच्चे की भी होगी। अच्छा, इस दौरान भी लैक्टेशन में भी नो ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड, नो कैफिनेटेड बेवरेजेस, नो अल्कोहल, नो हर्बल सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो उसने प्रेगनेंसी में मना थी वो उसे लैक्टेशन में भी मना है। बिल्कुल चाय, कॉफ़ी, बेवरेजेस वगैरह, कैफीन वाली, अल्कोहल कुछ उसने कंज्यूम नहीं करना, बिकॉज सारी चीज़ें मिल्क में रिलीज होती हैं और वो मिल्क जा रहा है बच्चे को, बेबी को, तो जाहिर है वो इफेक्ट होगा उसकी हेल्थ पे। कोई ऐसी गैर जरूरी मेडिसिन उसने नहीं लेनी, गैर जरूरी इंजेक्शन नहीं लेने, ठीक है, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें सिक्रीट रिलीज हो रही हैं जाके मदर्स मिल्क में। Mother need extra nutrition as she has to nourish a fully developed and rapidly growing infant. She needs extra nutrients to meet the baby's need in addition to her own requirement. And inadequacy in the mother's diet influence both the quality and quantity of the mother's milk secreted. देखो अगर अच्छी डाइट नहीं लेगी तो मिल्क की क्वालिटी भी उसी पे डिपेंड कर रही है। जैसे देखो हम कहते हैं कि आजकल मुर्गियां जो अच्छी खुराक नहीं ले रही तो कितनी उनमें बीमारियां हो रही हैं। डाइट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब मदर्स मिल्क में भी अगर जो है वो अच्छी डाइट नहीं लेगी तो मिल्क की क्वालिटी भी पुअर होगी बिल्कुल। हमने अभी फायदे पढ़ने हैं मदर्स मिल्क के क्या बेनिफिट्स हैं, वो उसकी तरफ अभी हम आते हैं। If the mother's diet is inadequate, then she will draw her own body reserves to meet the needs of the lactation at the cost of her own health. वही जो मैंने पहले बात की है, अच्छी डाइट नहीं लेगी तो उसकी अपनी बॉडी सफ़र करेगी। बॉडी के जो रिजर्व्स हैं वो सारे जो है ना वो लैक्टेशन को फुलफिल करने के लिए यूज़ हो जाएंगे। खुद कैल्शियम नहीं ले रही, बॉडी का कैल्शियम जाता जाएगा, हड्डियों का कैल्शियम जाता जाएगा। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैन लीड टू लोअर लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन मदर मिल्क। अगर वो खुद नहीं डाइट अच्छी ले रही तो मुझे बताओ कि न्यूट्रिएंट्स मिल्क में कहाँ से आ जाएंगे। माँ न्यूट्रिएंट्स लेंगी तो वही मिल्क में आएंगे और वही वो बच्चे को पिला सकती है। अगर वो खुद नहीं ले रही तो बेबी को भी फीड जो करवा रही है, दैट इज अ पुअर टाइप ऑफ द मिल्क व्हिच हैज बीन फीडिंग टू द बेबी। अच्छा, अब जो है जी कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन में उसने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसने लेने हैं लैक्टेशन में। एनर्जी रिक्वायरमेंट, लैक्टेटिंग मदर्स नीड एडिशनल एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अप्रॉक्सीमेटली 600 to 850 ml मिल्क इज सिक्रेटेड डेली, यानी कि बच्चे को जो मिल्क वो दे रही है जो है वो 600 से 850। एनर्जी कंटेंट ऑफ द मदर्स मिल्क एंड एफिकेसी of conversion of food energy into milk energy determines the energy requirement of the lactating woman. अब फर्स्ट 6 months के लिए उसको जो है वो एडिशनल 550 किलो कैलोरी
पर डे जो है ना रिक्वायर्ड है, पहले 6 महीने, क्योंकि बच्चा टोटली जो है ना वो मदर्स मिल्क पे ही रिलाई कर रहा है। और जो हो है जी उसके 6 महीने के बाद जो है वो ये कैलोरीज जो है वो कम कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा साथ में सप्लीमेंटेशन फूड की तरफ भी जा रहा होता है। तो जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 600 से 850 ml मिल्क, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, ये लैक्टेशन है, ये इतना सिक्रीट होता है डेली, ठीक है। और पहले 6 महीने माँ को जो है ना वो 550 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, और 6 महीने से फिर साल तक, क्योंकि बच्चे को तो आप 2 साल तक फीड करवा रहे हो ना, तो ये 500-550 किलो कैलोरी कम हो सकती है, क्योंकि बच्चा की जो है मिल्क वो कम हो जाएगा, और साथ में वो सप्लीमेंट डाइट यानी कि बनानास लाइक पॉरेज लाइक कस्टर्ड वो भी लेना शुरू हो गया है। तो आखिरी जो है 6 से 12 महीने उसमें, यानी कि 6 महीने के बाद जो है जब वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, वीनिंग इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्ट डाइट टू द बेबी, के बेबी को आप सॉफ्ट डाइट जब इंट्रोड्यूस करवाते हो और मदर्स मिल्क थोड़ा सा कम करते हो, छुड़वाते तो नहीं हो, उसको हम कहते हैं वीनिंग, WEANING। इसके अलावा जी अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसी तरह से जैसे प्रेगनेंसी में था कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज कर जाएगी ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। तो 1.15 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर 100 ml इज रिक्वायर्ड, ठीक है। 1.15 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर 100 ml इज रिक्वायर्ड, कि प्रोटीन जो है उसकी, ये तुम लोग समझ लो कि 1.15 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर केजी ऑफ द मदर्स वेट इज रिक्वायर्ड। जितना उसका वजन है ना उसके लिहाज से 1.15 ग्राम प्रोटीन, अगर 50 किलो है तो 50 को 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 केजी है तो 60 को 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पर 100 ml नहीं है, पर केजी होना चाहिए। For proper milk production, adequate amount of the good quality protein or good quality protein should be included in the mother's diet. First 6 months उसको डेली 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए मदर को, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ्स उसको डेली 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और 6 से 12 मंथ्स के बाद आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, यानी कि 68 ग्राम प्रोटीन। वीनिंग के मैं स्पेलिंग तुम लोग को बता देती हूँ, WEANING, वीनिंग। अच्छा, वीनिंग का जो क्वेश्चन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये काफी दफा आया भी हुआ है, ठीक है। वीनिंग ये तुम लोग की किताब में भी लिखा हुआ है न्यूट्रिशन की, मैं इंशाल्लाह इसकी तरफ भी हम आएंगे। तो जी प्रोटीन उसको लाजमी चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन, और कितनी चाहिए, फर्स्ट 6 मंथ 75 ग्राम और 6 मंथ्स के बाद 68 ग्राम्स। इसके बाद उसको कैल्शियम, जाहिर है उसको कैल्शियम तो लाजमी चाहिए, तो एडिशनल कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेस्ट मिल्क सेक्रीशन। 30 to 40 मिलीग्राम कैल्शियम इज सेक्रेटेड पर 100 ml, और 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर 850 ml ऑफ मिल्क। अब जो डेली 850 ml मिल्क जो फीमेल सेक्रीट कर रही है, बच्चे को पिला रही है 850 ml मिल्क, ठीक है, इसमें 300 मिलीग्राम कैल्शियम जा रहा है मदर का, ठीक है। तो अगर वो खुद नहीं लेगी कैल्शियम तो ये तो सारा उसका अपना बॉडी की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो एडिशनल इनटेक ऑफ कैल्शियम इज एसेंशियल टू इनेबल द रिटेंशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्रेस्ट मिल्क। Adequate dietary calcium intake during lactation meets the mother's calcium need and extra calcium requirement for the breast milk production, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक उसको लाजमी चाहिए, और मदर की कैल्शियम नीड को फुलफिल करने के लिए लाजमी उसको कैल्शियम चाहिए। इसके अलावा आयरन है, आयरन देखो 30 मिलीग्राम पर डे उसको चाहिए, कैल्शियम उसको 1 ग्राम पर डे चाहिए। तो आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज द एडिशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मदर एंड रिक्वायर्ड टू मेक अप द आयरन सिक्रेटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क। मदर मिल्क वैसे आयरन में पुअर होता है, लेकिन ये है कि जितना भी उसमें होता है डेफिनेटली वो मदर की बॉडी से ही जा रही हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे प्रेगनेंसी के बाद 40 डेज जैसे ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी आयरन का बड़ा लॉस हो जाता है, तो इस वजह से आयरन लाजमी मदर को चाहिए। मोस्ट ऑफ द लैक्टेटिंग वुमेन हैव लैक्टेशन एमेनोरिया resulting in saving of 1 milligram of iron per day which would otherwise lost in the menstrual blood। जो माहें रेगुलरली अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, डब्बे के दूध पर रिलाई नहीं करती, नेचुरली उनका जो साइकिल है ना वो स्टॉप हो जाता है। जब तक एक मदर अपने बच्चे को जैसे 2 साल तक फीड करवा रही है, साल तक कंटिन्यूसली करवा रही है, तो फिर उसको पीरियड्स नहीं होते हैं। ये नेचुरल एक अल्लाह ने साइकिल रखा हुआ है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ को
2-3 महीने नहीं होते फिर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ को स्टॉप नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है, मैंने बताया जो रेगुलरली, ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार फीड करवा दिया, एक दफ़ा वो पाउडर मिल्क दे दिया, ऐसा नहीं है, या कोई और मिल्क दे दिया। जो रेगुलरली कंटिन्यूसली जो है ना मदर्स मिल्क पे डिपेंड करते हैं बच्चे, उन माओ को का साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है। इस साइकिल स्टॉप को हम कह रहे हैं एमेनोरिया, ठीक है, कि उनको पीरियड्स नहीं होते हैं, दैट इज नेचुरल। द रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इज सेम एज द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, जितनी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन चाहिए उतना ही डेफिनेटली लैक्टेटिंग फीमेल को चाहिए आयरन, ठीक है, 30 मिलीग्राम पर डे उसको चाहिए। तो नेचुरली जिन मदर्स को एमेनोरिया हो जाता है ड्यूरिंग फीडिंग, तो उनका आयरन फिर डेफिनेटली बॉडी में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा उनका आयरन। अब जी विटामिन ए भी चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन, 9950 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन विटामिन ए, सो लैक्टेटिंग मदर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन ए। ज़ाहिर है बच्चे को मिलेगा तो वो विटामिन ए के इतने ढेर सारे फायदे हैं वो अवेल कर सकता है। एवरेज अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन मदर मिल्क इज 350 माइक्रोग्राम, जो मदर मिल्क में होता है 350 माइक्रोग्राम होता है जो बच्चे को मिल रहा होता है, ठीक है। और मदर को टैबलेट्स जो लेनी है विटामिन मल्टीविटामिन, उसमें कम से कम 950 माइक्रोग्राम पर डे ये होना चाहिए विटामिन ए। इसी तरह विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट भी लैक्टेशन में इंक्रीज हो जाती है, B12 भी हो जाता है, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं जी, ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस उनका आगे लिखा है कि कौन सी चीज आपको कितनी लेनी है ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो ये लाजमी हमने फुलफिल करनी है। डाइट एंड द फीडिंग पैटर्न्स, lactating mother require the larger quantities of the body building and protective foods and additional energy yielding foods to facilitate the formation and secretion of the breast milk, ठीक है। उसको बॉडी बिल्डिंग फूड देखो, डाइट में जो कह रही ना 550 किलो कैलोरी बनाना है, उसने प्रोटीन्स लेना है, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटीन्स लेने हैं, एडिशनल एनर्जी इसको लेनी है, जाहिर है। फ्लूइड इनटेक मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, और कोई खास चीज़ें मना नहीं है, लेकिन देखो हाईली स्पाइसी फूड या जिनके फ्लेवर बहुत ज़्यादा जैसे गार्लिक वगैरह है, ठीक है, कि बेबी बिल्कुल रिपल्सिव ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो मदर मिल्क में हर चीज़ सिक्रीट हो रही है। ऐसे नहीं कहते अचार ना खाओ बच्चे का गला खराब हो जाएगा, ये ना खाओ बच्चे का पेट अपसेट हो जाएगा, इसमें कोई ना कोई सच्चाई भी है, ठीक है, हकीकत भी है इसमें। तो हमने जो है ना वैसे मना कुछ नहीं है, लेकिन बहुत स्पाइसी फूड्स और जिनके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो बच्चे आप माँ ने जो है ना वो प्रिवेंट करने हैं, ताकि जो है वो अलीजा वो जो है बच्चा रिपल्सिव ना हो जाए। रिपल्सिव मतलब कि ऐसा ना हो कि दूध ना पिए। बेटे वो बड़ी बोतल में सारा उल्ट जाएगा, छोटी में नहीं है, मैं आके देती हूँ, मेरा खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, nutrient needs of lactating mother are greatly enhanced during lactation, hence she should have snacks between meals. Lactating mother should have 5-6 meals, जैसे प्रेग्नेंट मदर के हैं इसी तरह लैक्टेटिंग मदर के भी कम से कम 5-6 मील्स डेली जो है ना वो होने चाहिए, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट नीड्स ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो ये है जी रिगार्डिंग द लैक्टेशन। अब एक चीज़ इसमें रह गई है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मदर मिल्क। तो जो मदर मिल्क के बेनिफिट्स है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बेनिफिट्स। एक तो है जो बच्चे को फायदा है माँ का दूध पीने का, दूसरा माँ को भी फायदा है दूध पिलाने का, ठीक है। तो दोनों तरह के बेनिफिट्स हैं। नोट्स इंशाल्लाह दोनों को प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी टेंशन ना लो, क्योंकि काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि नहीं थी। तो मदर्स मिल्क के बेनिफिट्स अब सुन लो, बच्चे को क्या फ़ायदा है, क्योंकि मदर मिल्क इज़ रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन, रिच इन एंटीबॉडीज़, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन उसमें बड़ी ज़्यादा होती हैं, एंटीबॉडीज़ में रिच होता है, एलर्जी से बचाता है, ठीक है। प्लस जो है वो जो मदर्स मिल्क है वो एलर्जी से बचा रहा है, इन्फेक्शन से बचा रहा है, ठीक है। और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ट्रांसलोकेशन का खदशा नहीं होता, क्योंकि फीडर वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे तो बच्चे को जा रहे हैं ना मदर्स मिल्क के बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। जो फर्स्ट डेज का मदर मिल्क जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं पहले कुछ दिनों का, वो बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होता है, हमें एलर्जी से बचाता है, इससे कोई एलर्जी नहीं होती, इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स बड़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बड़ी ज़्यादा होती हैं, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ये सारे फ़ायदे मदर्स मिल्क के बच्चे को हो रहे हैं। अब माँ को क्या फ़ायदा है, ठीक है। माँ को ये फ़ायदा है कि नेचुरल जो है उसने अपने नॉर्मल जो साइज़ की तरफ आना है वापस। जब वो फीड करवाएगी, ये यूट्रस की कंट्रैक्शंस होंगी तो वो अपना यूट्रस का साइज़ नॉर्मल होगा,
मदर का साइज अपना वो वेट कम रिड्यूस कर सकती है नेचुरली अगर वो बच्चे को कंटिन्यूसली फीड करवा रही है। जो माएँ फीड करवाती हैं उनका वजन जो है वो नेचुरली कम हो रहा होता है, कोई इसको डाइट करने की जरूरत नहीं होती। जो वेट गेन हुआ था ना प्रेगनेंसी में, वो डिलीवरी के बाद एक तो कम हो जाता है, दूसरा ये कि जब वो फीड करवाती है तब भी उसका वजन नेचुरली कम हो जाता है, यूट्रस का साइज नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ये माँ को फायदा है। दूसरा, मदर्स फीडिंग करवाने से ब्रेस्ट कैंसर से माँ बच सकती है, ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती है फीड करवाने से। तीसरा ये कि एमेनोरिया हो जाता है उसको, नेचुरल उसके आयरन के स्टोर्स बन सकते हैं। नेचुरल जो है वो जो है ना ये कॉन्ट्रासेप्टिव बन सकता है फीड करवाना, कि जब तक वो फीड करवाती रहती है उसको पीरियड्स नहीं होंगे तो दोबारा प्रेग्नेंट ज़ाहिर नहीं हो सकती। ठीक है, तो नेचुरल उसको एक तो आयरन के स्टोर सेव होंगे, दूसरा नेचुरल कंट्रासेप्शन हो सकती है। ठीक है, अगर रेगुलरली फीड करवाए। ठीक है, तो यूट्रस की कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी, दोबारा अपने साइज को नॉर्मल आ जाएगी। तो ये फायदे हैं, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है फीडिंग, यूट्रस की कंस्ट्रक्शन होगी, यूट्रस अपने नॉर्मल साइज पे आएगी, मदर का साइज जो है बैक टू नॉर्मल आ सकता है फीडिंग करवाने से, आयरन के स्टोर्स उसके कंजर्व हो सकते हैं, नेचुरली उसको एमेनोरिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जी ये हैं फ़ायदे। और ये आई विल गिव यू द नोट्स, ठीक है, जिसमें इंशाल्लाह होंगे जैसे ही हमारे कॉलेज वगैरह इंशाल्लाह ओपन होते हैं तो इस चैप्टर के। ठीक है, तब तक ये स्लाइड्स मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगी जितना इसमें था, ताकि तुम लोग कम से कम वो तो करो। तो जी आज का लेक्चर इंशाल्लाह ख़त्म। कल तुम लोग का टेस्ट भी है और सुबह भी जो लेक्चर है वो हम मेटाबॉलिज्म का स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है क्लास, तो मेरी तरफ से जी अब खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।